हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी इकोनॉमिया। मेरा नाम है रंजीत कुशवाहा और आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर नंबर 5 पार्ट 4, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज कि कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी को क्रिएट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीआई क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, इन सबके मेजरमेंट क्या होते हैं और इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कॉमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम सब लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक आखिर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक फ्री में तो नहीं करता ना, बैंक हमसे चार्ज भी करता है और बैंक हमको पैसा देता भी है। तो वो कहाँ से आता है सारा पैसा, और यानी कि बैंक कहीं ना कहीं से पैसा कमाता है। तो वो बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स जो इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बेसिकली ऐसे ही पहले प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जब भी बैंक मनी क्रिएट करता है, ठीक है, तो बैंक के कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन, जब भी बैंक आपको लोन देगा या ठीक है, जब भी बैंक आपको, क्योंकि बैंक जो है पैसा कैसे बनाता है, लोन देके बनाता है, लोन देता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक जब भी लोन देता है तो बैंक की 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, वो आपसे कोलेट्रल रखवाता है, यानी कि आप जितना अमाउंट का लोन लेंगे उतने अमाउंट का आपको बैंक के पास कुछ सामान या कुछ डॉक्यूमेंट आपको गिरवी रखवाना पड़ेगा। हिंदी में बोलते हैं ना, गिरवी रखवा दिया, इट मीन्स कि वो कोलेट्रल मनी। सेकंड कंडीशन, बैंक कभी भी जब भी लोन देगा तो वो क्या करेगा, वो लोन कभी भी कैश के फॉर्म में नहीं देगा, हमेशा अकाउंट में देगा। थर्ड कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन भी बोल सकते हैं थर्ड वाले को, कि बैंक जब भी लोन देता है तो बैंक का सीधा कंडीशन होता है, बैंक हमेशा ये बोलती है कि आपका अकाउंट हमारे बैंक में होना चाहिए, आप हमारे बैंक में अकाउंट होल्डर होने चाहिए, और अगर नहीं है तो अकाउंट खुलवाइए, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, मनी को लैंड करेंगे और आप तभी बोरो कर सकते हो। ये 3 कंडीशन होती हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से कि बैंक कैसे पैसा कमाता है। एज्यूम कर लो, लेट्स एज्यूम दैट ऑल बैंक्स इन द इकोनॉमी रिसीव कैश डिपॉजिट्स। हर बैंक इकोनॉमी में जो भी बैंक है, कॉमर्शियल बैंक्स, वो क्या करती हैं, डिपॉजिट्स को रिसीव करती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 10,000 लिख रखा है। दीज आर डिमांड डिपॉजिट्स। ये डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं, लोग पैसा जमा करते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है तब वो निकालते हैं। ठीक है, तो ये बैंक के पास क्या है, एक एज अ लाइबिलिटी है ना, क्या है, एज डिपॉजिट्स, दीज आर लाइबिलिटी ऑफ बैंक्स। और एज रिजर्व, बैंक के पास रखा हुआ है रिजर्व के तौर पर, तो वो क्या है, एसेट्स है बैंक के लिए। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड वन, the bank are guided by the historical experience that all depositors never withdraw their deposits at a point of single time। सिंपल सा कहने का मतलब है, एक कॉमर्शियल बैंक में सिर्फ एक कस्टमर तो नहीं होगा, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे और वो क्या करते हैं, एक साथ कभी भी अपना पैसा नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमेशा नोटबंदी नहीं होगी। आपने नोटबंदी की सिचुएशन फेस कर रखी है, सबने फेस कर रखी होगी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हालांकि सब कमाते नहीं होंगे, बट सबको पता तो हो गई कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। एक्सेप्शन है वो, उस कंडीशन के अलावा सारे कस्टमर कभी भी एक साथ पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जो बैंक है, बैंक के पास कुछ पैसा बैंक क्या करती है, अपने पास एज अ कैश रिजर्व रखती है, बाकी का लोन पे दे देती है बोरोवर्स को। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि बैंक कब पैसा देती है और कैसे देती है। देखो, बैंक के पास जो भी अमाउंट बैंक के अकाउंट में होता है, बैंक क्या करती है, उस अमाउंट का 10% अपने पास रखती है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना होता है बैंक को। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, कैश रिजर्व रेशियो रखती है बच्चों अपने पास, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो लोन पे दे देती है। ठीक है, अब देखिए, हम देखेंगे इसके अंदर कि बैंक कैसे मनी क्रिएट करती है, क्या प्रोसेस होता है। मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे पहले ही एक अमाउंट बताई थी, 10,000 की कैपिटल है बैंक के पास। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। एज्यूम कर लो कि बैंक के पास 10,000 रुपये की कैपिटल है। ठीक है, तो बैंक उस 10,000 रुपये से पैसा कैसे कमाएगा और कैसे लोन देगा। देखो, बैंक के पास बच्चों 10,000 की कैपिटल है, बैंक क्या करेगा, 10,000 का 10% कैश रिजर्व रख लेगा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करेगा। तो 10,000 का जब बैंक ने 10% कैश रिजर्व रख लिया, तो बैंक के पास 10% कितना हो गया, 10,000 का 1,000। तो बैंक के पास रेस्ट मनी कितना बचा लोन पे देने के लिए, 9,000। बैंक ने 10,000 में से एक 10% रख लिया, और बाकी का जो रेस्ट मनी है वो ये बैंक ने क्या कर दिया, लैंड कर दिया मनी, लैंड मनी
टू बोरोवर्स। ओके बच्चों, इसके बाद अब ये जो 9,000 बैंक ने दिया बोरोवर को, तो वो कहां गया होगा? बोरोवर के अकाउंट में। और वो अकाउंट कहां होगा बच्चों? हमेशा उसी बैंक में होगा, है ना। जब उसी बैंक में होगा तो बैंक क्या करेगी? बैंक के पास खुद के पास ही है वो अमाउंट, तो वो उस 9,000 का उस बंदे के में से क्या करेगी? इसका 10% भी क्या करेगी? रिजर्व रख लेगी। बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो लोन पे दे देगी। सेम करेगी, सेम लोन पे देगी। सेम अगेन वही फंडा, वही प्रोसेस होगा और अगेन लोन पे देगी। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर जब बैंक लोन पे पैसा दे रही है और वो अकाउंट में जा रहा है उस बंदे के, तो जिस बंदे ने लोन लिया उसको तो जरूरत होगी, तो वो पैसा निकालेगा। वो निकालेगा तो ये पैसा कैसे बैंक लोन पे दे रही है और कैसे मैनेज कर रही है, इस प्रोसेस तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आगे की प्रोसेस ऐसे उसके अकाउंट में कैसे हो सकती है, आपका ये क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है, सेकंड पॉइंट, कि बैंक में सिर्फ वही इकलौता कस्टमर तो नहीं होगा, बैंक के अंदर और भी बहुत सारे कस्टमर्स होंगे और सारे के सारे कस्टमर्स एक साथ पे पैसा तो नहीं निकालेंगे, तो वो वहां से मैनेज करते हैं। अगर ये बंदा यहाँ से निकाल भी लेता है तो वो क्या करते हैं? किसी और के अकाउंट से यहाँ पे फंड को मैनेज कर देते हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ पैसा नहीं निकालते हैं। और मैनेज करके इस तरीके से वो क्या करते हैं? उसी पैसे से मनी क्रिएट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें कुछ नोट करते हैं तो आपको एक और पॉइंट दिखेगा। इस प्रोसेस से लेकर के मैंने 4 प्रोसेस तक बनाया है ये। इस प्रोसेस से 4 प्रोसेस तक देखिए, ये हमेशा डिक्रीज होता जाएगा। पहले 10,000 था, 10,000 के बाद 9,000 हुआ, उसके बाद हमारा क्या 8,100 हुआ, 7,290 हुआ एंड 6,561 हो गया एंड सो ऑन, और इस तरीके से चलता रहेगा। ये यहाँ पे क्या है? घटता रहेगा, बिकॉज बैंक क्या करता है? रेस्ट अमाउंट को लोन पे देता जा रहा है और 10% का रिजर्व रखता जा रहा है हर किसी के अकाउंट के हिसाब से और हर किसी के अपने कैपिटल ऑफ अकाउंट के हिसाब से। अब इसका इनवर्स क्या है? देखिए, बैंक के पास पहले थे कितने? 10,000, फिर बैंक ने कितना लोन पे दिया? 9,000, फिर बैंक ने कितना लोन पे दिया? 8,100, फिर कितना दिया? 7,290, देन कितना दिया? 6,561। अगर हम इनको टोटल करें तो 40,925 इसी के अराउंड में अप्रॉक्स में होता है। मैंने जोड़ा नहीं है बट मुझे अंदाजा है कि इतना ही होगा ये। ठीक है, तो इतने के अराउंड में होता है। अब आप एक चीज नोट कीजिए, ये घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये है क्या चीज? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों, ये है क्या चीज? मैं आपको बता दूं ये क्या है। बैंक के पास स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? 10,000। बैंक ने उसी 10,000 में से 9,000 का भी लोन दिया, उसी 10 में से इसका भी लोन दिया, उसी 10 में से थर्ड प्रोसेस पे इतने का लोन दिया और उसी में से फोर्थ प्रोसेस पे 6,561 रुपीज का लोन दिया। यानी कि बैंक ने 10,000 रुपये से ही इतना पैसा क्या किया? क्रिएट किया। अब एक और चीज, ये क्रिएशन तब तक चलता रहेगा। आप बोलोगे ना सर ये तो चलता जा रहा है क्योंकि आपने सोन लिखा है, सोन का मतलब कि ये चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 लाख तक पहुंच जाएगी, बस तब तक ये चलेगा। उसके बाद नहीं, उसके बाद आगे नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी जब वो मनी लैंड करता जाएगा। और जब इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी तो उसकी जो लिमिट है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एक्सीड हो जाएगी और फिनिश हो जाएगी, यानी कि एबॉलिश हो जाएगी। एबॉलिश मतलब खत्म। क्यों? आरबीआई की प्रॉपर गाइडलाइन है, हम उतना ही, कॉमर्शियल बैंक्स उतना ही मनी लैंड कर सकते हैं जितनी उनकी एक्सीड लिमिट होती है, प्लस एक्सीड लिमिट के साथ साथ उनकी ये वैल्यू डिक्रीज होते होते जब 0 तक पहुंच जाएगी तो ऑटोमेटिकली, अगर जैसे कि यहाँ पे अमाउंट 10,000 है तो जब ये डिक्रीज होते होते 0 तक पहुंच जाएगा तो ये अपने आप ही 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1 लाख हो जाएगा तो ये इसकी एक्सीड लिमिट पार हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सीड लिमिट इसकी इतनी है तो ये इतने ही तक मनी क्रिएट करेगी। ठीक है, इस हिसाब से और इस प्रोसेस से बैंक क्या करता है बच्चों? पैसा कमाता है। आई थिंक एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जिन्हें नहीं आया मैं एक बार और समराइज करवा देता हूं, आप दोबारा सुन लीजिए। 10,000 की कैपिटल लगाई थी, उसी 10,000 में से 10% कैश रिजर्व रख लिया, बाकी का जो 1,000 है वो उन्होंने 10% जो इनका निकला वो रिजर्व रख लिया कैश रिजर्व, और बाकी का जो 9,000 रेस्ट अमाउंट था वो उन्होंने लोन पे दे दिया। सेम ये प्रोसेस दोबारा हुआ, 9,000 का 10% 900 इन्होंने क्या कर लिया? रख लिया, 8,100 लोन पे दे दिया। अगेन इसका 10% रख लिया,
ये लोन पे दे दिया, अगेन इसका 10% रख लिया, बाकी लोन पे दे दिया, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक कि इसकी अमाउंट जीरो ना हो जाए। और उसके बाद क्या होगा, इसी 10 से इन्होंने 9 बनाया, फिर इसी 9 से इन्होंने इतना बनाया, इसी 9 से इन्होंने इतना बनाया, और इसी से इन्होंने इतना बनाया। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी और एक्चुअल कैपिटल कितनी थी, 10,000। इसी 10,000 से ये इन्होंने इतना बना लिया, लेकिन ये प्रोसेस 1 लाख तक चलेगा। जब ये 0 तक हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली 1 लाख हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। ये प्रोसेस था मनी क्रिएशन का, कैसे मनी क्रिएशन करता है। अब एक टर्म आता है, देखिए एक टर्म आता है, आपने जरूर सुना होगा, बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, ये सिंपल सी बात है, पैसों को गुणा करना, यानी कि क्या करना, पैसे से पैसा बनाते रहना। कैसे बनाना है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, k = 1 में RR। k को हम डिनोट करेंगे, k हो गया हमारा मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर को हम k से डिनोट करते हैं, और RR का मतलब होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी बैंक की कैपिटल होती है, बैंक को क्या करना पड़ता है, उस कैपिटल का 10% रिजर्व रखना पड़ता है, बाकी जो रेस्ट मनी है वो लैंड पे दे सकती है, ठीक है। यही प्रोसेस होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिक्वायर या रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो अब अगर मैं आपको इस न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे मैं अगर आपको रख के दिखाऊं तो देखो क्या होता है। एक्चुअल अमाउंट कितनी थी, 10,000, ओके। इन्होंने इससे कितना बनाया, 1 लाख। क्या ये मनी मल्टीप्लायर हुआ कि नहीं हुआ, देखो ना आप, 10,000 था, 10,000 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे देखें, जब ये हम लैंड पे देते जा रहे हैं तो ये मनी डिक्रीज होती जा रही है, और कहाँ तक पहुँच रही है, 0 तक, और इसका मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 1 लाख तक। ये यानी कि इसी कैपिटल से, इसी 10,000 से इन्होंने 1 लाख तक बना लिया। तो ये होता है बच्चों मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। यानी कि 10,000 का 10% और 10,000 का 10% मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। तो यानी कि इसी प्रोसेस से बैंक क्या करता है, पैसा कमाता है, मनी मल्टीप्लायर करता है, और मनी मल्टीप्लायर करते करते ये क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है, मनी क्रेडिट क्रिएट करता है। इससे फ़ायदा बैंक को भी है, इससे फ़ायदा आपको भी है। जिन ज़रूरतमंद लोगों को लोन चाहिए होता है या पैसा चाहिए होता है, वो जाके बैंक से पैसा लेते हैं। पहले के ज़माने में ज़मींदारी सिस्टम होता था, ज़मींदारों से जाके लेना पड़ता था, और वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज करते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता, लीगल काम होता है, और लीगली काम की वजह से बैंक क्या करती है, लोग बैंक से पैसा लेते हैं, इससे लोगों की भी दिक्कत सॉल्व हो जाती है, बैंक भी पैसा कमा लेता है, दोनों का फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, हमारे चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे, चैप्टर नंबर 6 में। तो इस चैप्टर में आपको जो भी समझ में नहीं आया प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिए, और मैं आपको उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। किसी को इसमें कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे पूछिए। ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी इससे पहले की जो भी सारी चीज़ें वो हमने पढ़ ली हैं। मनी मल्टीप्लायर आपका जो इसका जो वास्ट लेवल है वो आप पढ़ेंगे बीकॉम में, ठीक है। और उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका आज रिजल्ट आया है, आज यूपी बोर्ड का 10th एंड 12th का रिजल्ट आ गया है। और सीबीएसई ने भी गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि 15 जुलाई ये डेडलाइन है, 15 जुलाई तक एट एनी कॉस्ट वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो पास हो गए हैं और जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, एंड और वो बच्चे जो फेल हो गए हैं या जिन्हें फेल नहीं होना चाहिए था वो हार ना माने, गिव अप ना करें, पढ़ाई करते रहें। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि डू स्टडी। ये जो लॉकडाउन चल रहा है ये भी एक्सटेंड होने वाला है, और एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, अभी एजुकेशन सिस्टम इस हालात में है कि अभी हमारे जो स्कूल्स हैं वो ओपन नहीं होंगे। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसको वेस्ट ना करते हुए घर पे पढ़ते रहिए, अपने सिलेबस को खींचिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।